हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम सीटेट दिसंबर 2024 में आपको एसएसटी से वो भी क्या हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जो कि आपको इसमें क्वेश्चन और थ्योरी दोनों देखने को मिलेगा, और वो भी कैसे टॉपिक वाइज। हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उसके अंदर क्वेश्चन भी करते जाएंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले चलते हैं थ्योरी। ये आपको क्या मिलेगा, आज इतिहास पढ़ने के मिलेगा, वो भी कंप्लीट हमने लिखा है, लेकिन देखते हैं पहले कहाँ भर चलते हैं। आपका पहला है इतिहास में आप कैसे पता लगाएं कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो, उसी समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत कुछ पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हैं। कहने का मतलब है जो अतीत यानी जो बीता हुआ समय है, कौन सा, जो बीता हुआ समय है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। बीता हुआ समय के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम आज आपको लेकर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है कि अतीत यानी जो पास्ट में हो गया है, अतीत के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या कैसे रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाते थे, वो क्या व्यापार करते थे, और कैसे वो शिल्पकार कला करते थे, कहने में क्या संगीत करते थे, उसके सामाजिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था, और वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्या वो पहले एक जगह से दूसरी जगह शिकार करते हुए जाते थे, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। कहने का मतलब ये है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो फिर अपना जीवन आगे कैसे विकसित करते हैं उसके बारे में। क्या वो लोग पहले कपड़े पहनते थे, नहीं पहनते, उस सब के बारे में, वो कैसे घरों में रहते थे, कैसे आवास में रहते थे, वो उसके सब बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। हमारा पेज नंबर लोग पहले है कहाँ रहते थे। पहले आपको बता दें कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। मतलब कहने का मतलब है जो सबसे पहले वहाँ के लोग थे, वो आपकी सबसे पुरानी नदी सिंधु नदी है, और वो लोग जंगलों में रहते थे, और वहाँ पे आखेट यानी शिकार करके, क्या करके, शिकार करके, कैसे, आखेटक थे, शिकारी थे, अपना शिकार करके जीवन यापन करते थे। वो एक जगह रहते थे, क्या करते थे, एक जगह रहते थे और समूह बना के, क्या करते थे, समूह बना के, और उसके आसपास के वहाँ पर जो भी जितना शिकार होता था खा जाते थे, और वहाँ के जो जितने भी कुछ पेड़ पौधे होते थे उसमें फल लगते थे, वृक्ष उसको भी खा लेते थे, और वहाँ का फिर जो शिकार जितना भी रहता था सब खा जाते थे। फिर एक जगह से वो दूसरी जगह पलायन कर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जंगल में मूव कर जाते थे। फिर वहाँ का जो रहता था उसको कुछ खा पी लेते थे, क्या करते थे, खा पी लेते थे। उसके बाद वहाँ पर जब ख़त्म हो जाता था सामान, वहाँ पे पशु पक्षी, क्योंकि पहले मांस ज़्यादा खाते थे, ज़्यादा क्या वो वही खाते ही थे, तो फिर वहाँ से जब ख़त्म हो जाता था फिर वो तीसरी जगह पलायन कर जाते थे। ऐसे उनका जीवन एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरित होते रहते थे जंगलों में, और आपको जंगले में रहते थे, और उनकी जड़ों, फलों, ताज जन्म उत्पादन यही संग्रह किया करते थे, जिसे आखेट यानी शिकार कहते हैं। कहने का मतलब है वो एक दूसरे को मार करके या पकड़ करके वैसे खाते थे, और कच्चे भी खाते थे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। कहने का मतलब है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे आपको देखना है, किरथर की पहाड़ियों पे गेहूं, और इसके कहाँ मिले थे, जौ के साथ किरथर की पहाड़ियों पर। आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, किरथर की पहाड़ियों पर कहाँ मिले थे, किरथर की पहाड़ियों पे आपको मिलते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। और उन्होंने क्या किया था, भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। ये आपके अनाज के साक्ष्य दिख रहे हैं। और ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र जहां कृषि विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। और वो स्नान कौन सा है, पहले जो विंध्य की पहाड़ी है, कौन सा विंध्य की पहाड़ी है, वहाँ पे सबसे पहले क्या उपजाया गया, चावल। विंध्य की पहाड़ियों पर सबसे पहले चावल उपजाया गया।
और वो भी कहाँ पे स्थित है, वो स्थान विंध्य के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, जो कि आपको इधर में देखने को मिल भी रहा है। चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है कि मानचित्र दक्षिण एशिया में जो हैं ये सब, और भारत, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब किसमें उप महाद्वीप कहा जाता है इन सबको, और पहाड़ी तथा पर्वतों के होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मानचित्र पर सिंधु नदी, ये जो है ये क्या है, ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है, आपको दिख रही होगी, ये कौन सी है, ये सिंधु नदी। और सबसे पुरानी नदी, प्राचीन नदी सबसे कौन सी है, प्राचीन नदी सबसे सिंधु नदी मानी जाती है। कौन सी नदी, प्राचीन नदी, प्राचीन नदी सिंधु नदी मानी जाती है। कौन सी, सिंधु नदी मानी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो नगर वगर थे बसे थे आके, और इसकी सहायता से नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने सौ वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आगे चलते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। कहने मतलब जो गंगा की सहायक नदी है वो सोन नदी है, और ये क्या होती है, और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो मगध यानी बिहार, अभी आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था, बिहार का प्राचीन नाम क्या मगध था, आपको ऐसे ऑप्शन में दे देता है नाम का क्या था, तो बिहार का प्राचीन नाम क्या था, मगध था। क्या था, मगध था। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि था मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी इसके राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया का अभी जो बिहार का दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे आपका ये मगध दिख रहा है। कौन सा है, मगध है। ठीक है, ये जो लोकेशन कहाँ का है, मगध का है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, लोग सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, और पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। रास्ते में पहाड़ होते थे, नदियां होती थी, उसको तो जोखिम यानी खतरा रहता था। तो आगे क्या बोल रहे हैं, आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान से कभी सेनाएं और क्षेत्र पर ले जाने में हासिल किए जाते थे। कहने मतलब है कभी आपदा पड़ जाए, अब या तो एक जगह से सेना दूसरी जगह ले जाना पड़ जाए तो उनको ज़्यादा मुसीबत, ज़्यादा दिक्कत का सहारा उसका सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त कभी व्यापार के काफिले में भी कभी जहाज़ों को अपने मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, और क्या करते थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए पाक के गांव में एक दूसरे गांव से दूसरे गांव कस्बे में जाया करते थे। कहने का मतलब है ये कोई जो धार्मिक गुरु धर्म वर्म की शिक्षा देते थे वो लोग भी एक गांव से दूसरी जगह से जाते रहते थे। और क्या बोल रहा है, कुछ लोग नए रोचक स्थानों पर की खोजने की चाह और क्या है ये उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। जैसे आप लोग आज कहीं टूर जाते हो घूमने के लिए तो उसको उत्सुकता कुछ नया देखने के लिए उसके लिए जाते हो, और इन सभी यात्राओं को लोग सभी एक दूसरे से विचारों का अवसर मिला। मतलब कहने मतलब है आप कहीं पे घूमने जाओगे तो एक दूसरे के अटैक्ट में आओगे कि नहीं, एक दूसरे से बातचीत करोगे कि नहीं, तो फिर आपके और उनके विचार आपस में मिलेंगे, तो फिर आपकी वहाँ से फ्रेंड हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, फिर आपकी कहानी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो लोग यहाँ जब कहाँ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते थे तो आपस में मिले, फिर दूसरे से इंटरेक्ट हुए, फिर धीरे धीरे आगे समुदाय का विकास हुआ। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर मानचित्र मतलब वो पीछे कहने का मतलब ये है, और देखो, और पहाड़े और पर्वत समुद्र उन महाद्वीप प्रकृति सीमा का वर्णन करते हैं। हालांकि लोगों के लिए
इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर कुछ लोग भी आए और यहीं बस गए। कहने का मतलब है कि वो आ करके यहीं पर बस गए और सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों को एक दूसरे से विचारों से अपनाते रहे। मतलब वहीं पर कुछ थोड़ा सा उनको देख करके और उसका विचार क्या है उसको क्या करते रहे, अपनाने लगे और वहाँ पे कुछ संगीत उंगीत भी सीखने लगे। कहने का मतलब है देखते देखते लोगों को सीखने लगे। पहले लोग ये क्या करते थे, पत्थर उत्थर जो तोड़ रहे हैं, हमारे दशरथ माझी हैं मान लो। आगे चलते हैं। अब देश का नाम कैसे पड़ा है, देश के जो नाम हैं वो कैसे पढ़ते हैं। अनेक देश के लिए हम इंडिया तथा भारत क्या है, अपने देश के लिए हम क्या बोल रहा है, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडस से निकला है। किससे, इंडिया जो शब्द है वो किससे, इंडस से निकला है और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर वाले अपने यूनानियों ने सिंधु की जो हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि के प्रवेश में इंडिया कहा। कैसे कहा, इंडिया कहा। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में मिलती है और जो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाता है। किसके लिए, देश के लिए किया जाता है। 3500 वर्ष पुरानी जो कौन सी, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या कह रहा है, अतीत के बारे में, यानी जो पास्ट है वो जो बीत चुका है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनसे एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। कहने मतलब जो पहले से बुक लिखी गई हैं, ऋग्वेद वेद हैं, उनको पढ़ो, या पुस्तकें हाथ में लिखी होने के कारण वो पांडुलिपि कही जाती थी। वो जो हाथ से लिखी जाती थी उसको क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। क्या बोलते थे, पांडुलिपि। और जो कि आपको पता है किसके, भूर्ज के पेड़ के उसके किसके छाल पर लिखी जाती थी। किसके, उसके छाल पर लिखी जाती थी। अभी आपको बताएंगे कैसे लिखी थी। उसके छाल पर, भूर्ज नामक भूर्ज वृक्ष के पेड़ की वृक्ष के छाल पर लिखी जाती थी। कौन सा, ये पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने से मैन्युकिस्ट शब्द लैटिन में मेनू, जिसका अर्थ से निकला है। किससे निकला है, मैन्युस्क्रिप्ट से निकला है। और पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र, किसका, ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से क्या भोज पत्र पर लिखी जाती थी। कहने मतलब है वो जो भूर्ज पेड़ होता था, भूर्ज नामक एक वृक्ष होता था, उसके छाल छुड़ाते थे और उसी पे उसको क्या करते थे, लिखते थे। उसी को क्या बोलते थे, पांडुलिपि, उसी पे लिखी जाती थी। ये जो आपका है भूर्ज पेड़, क्या है, भूर्ज का ये पेड़ है। देख लीजिए आप लोग, ऐसा लोग सिर्फ सुनते आए हो, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। और जो इसकी ये छाल है, क्या है, छाल है, इधर आप लोग देख रहे हो, इसी पर क्या करते थे, लिखते थे। इसी पे जैसे आज हम लोग आजकल कॉपी पेपर पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, उससे पहले पे इस पे लिखा जाता था, ऐसे ऐसे लिखते थे। और उसके बाद वो लास्ट में जो इसके एक साइड में उसको छेद करके एक दूसरे से अटैच कर देते थे। अब देखो, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, देखो ये आपका है, क्या है, ये पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1000 वर्ष पहले। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुज की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि को देख सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पे छेद करके और एक दूसरे को क्या करते थे, बांध देते थे, गांठ बांध के बांध देते थे। तो फिर वो जैसे आज लोग आप लोग ऐसे ऐसे पेज पलटते हो तो वैसे हुए भी पलटा जाता था। ठीक है, ये ताड़ का वृक्ष है, किसका है, ताड़ का भी है।
आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियाँ क्या हुआ, कीड़ों ने खा लिया। क्या हुआ, जब आप जैसे घर में रखते हो गेहूं चावल, उसमें कीड़े उड़े लग जाते हैं, तो ऐसे उसमें रखे थे कुछ लिख उख के, तो उसमें कीड़े खा जाते थे। तब उसके कुछ दवा के लिए कुछ न कुछ तो और करते, ताड़ का वृक्ष। तो फिर आगे उन्होंने कुछ उसके लिए जुगाड़ सोचा कैसे करना है, तो कुछ नष्ट भी कर दी गई हैं। फिर ऐसी पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध नहीं है। कहने मतलब जो पहले के है उसमें कीड़े उड़े लग गए थे, दीमक उमक लग जाते थे और वो खा गए, वो ऐसी पांडुलिपियाँ आज के समय में नहीं है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं में व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों से चर्चा की है। कहने मतलब वो पहले के राजा कैसे रहते थे, क्या कार्य करते थे, और औषधि यानी दवाइयों के बारे में लिखा है। क्योंकि पहले आजकल जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक और अन्य प्रकार की दवाइयाँ तो होती नहीं थी, वो लोग औषधि का प्रयोग करते थे। उसमें वो अपना औषधि में इसी में ताड़ के पत्रों पर लिख लिख के रखे रहते थे, जैसे आजकल आप लोग नोट्स बनाते हो। तो आगे बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इनमें संस्कृत में लिखे मिलते हैं। क्या संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे, क्योंकि पहले में संस्कृत लैंग्वेज को ही ज़्यादा लोग लिखते थे। और अधिक अन्य प्राकृत और तमिल भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। किसका, प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो आम लोग करते थे, जो आम बोलचाल की भाषा होती थी। और जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, साधु महात्मा होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो किसका, संस्कृत का प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं। अब आता है अभिलेख। अभिलेख होता क्या है, जो पत्थरों पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है, ऐसे पत्थर उत्थर रहते हैं, उस पर जो लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। आजकल आप लोग देखते हो कहीं जब सड़क वड़क बनता है तो वहाँ पे आगे बना लिया इनके कर कमरों द्वारा, ये क्या हुआ है, बना हुआ है। तो उन्हीं का जो लिखा जाता है, कहीं पत्थर उत्थर पे लिख दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अब देखो, हम अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते। उत्कीर्ण मतलब उस पर लिखे हुए मिलते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य, ऐसा कोई जरूरी नहीं है शासक ही करते थे। आपको ऑप्शन में देता क्या, ये जो अभिलेख होता था वो सिर्फ शासक ही करते थे, नहीं, कोई अन्य लोग भी कर सकता था, अपनी व्याख्याओं का, अपनी महानताओं का वर्णन करवा सकता था और उसके उत्कीर्ण करवाते थे। और अन्य लोग भी अपने आदेशों को उत्कीर्ण यानी उस पर लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों अपने कार्यों का विवरण होता था। कहने का मतलब है कि वो अपना विवरण देते थे कि हमने ये करवाया है, ऐसे ऐसे करवाया है। जैसे आजकल कहीं सड़क बनता है तो अभी हम पहले ही बताया आपको, तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि फलाने द्वारा निर्मित है। तो वैसे लोग भी कुछ काम करते थे तो अपना लिख देते थे ताकि उनका नाम रहे। और लोग कुछ ऐसा जरूरी नहीं कोई राजा ही लिखता था, और लोग भी लिखते थे तो उनको, ताकि लोग पढ़ सके, उस पर अमल कर सके बातें को। ठीक है। अब उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी जीता है, हमने जीत कर ये राज्य अपनाया है, ये सब ऐसी बातें लिखते थे। ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, अभिलेख के बारे में। आगे चलते हैं। अभिलेख के बाद क्या आ रहा है हमारा, अब क्या बोल रहा है कि क्या तुम, कहने का मतलब ये है कि देखो जरा सा, कि इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत से बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। कहने मतलब है जो पहले के इतिहासवेत्ता होते हैं उसको क्या बोलते थे, पुरातत्वविद बोलते थे। जो पुरानी चीज़ें खोजते थे, पहले के मनुष्य क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इन सब को क्या बोलते हैं, पुरातत्व विभाग बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रलेखा तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, उसके बारे में वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि पहले के जो पत्थर थे, ईंट से बनी इमारत हैं, अवशेष मतलब उसके जो कुछ भी अवशेष, मतलब उसका थोड़ा बहुत जो बचा हुआ मिलता था उसी को अवशेष बोलते हैं। जैसे पहले के ज़माने में कोई गाय, सबसे पहले बकरी के आपको भीमबेटका में मिलेंगे, बकरी के जो साक्ष्य मिलते हैं, मनुष्य के साथ वो बकरी लेटी हुई थी, तो उसके कुछ जो साक्ष्य मिलते हैं, जिसको उसकी हड्डी मिल गई, तो उसको क्या बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं। ठीक है। ये और उसके बाद ये औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति
के लिए छानबीन तथा उसकी खुदाई भी करते हैं। क्या करते हैं? उसकी छानबीन करते हैं और उसकी खुदाई उदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट होने वाले न होने वाले होते हैं। जैसे कुछ पत्थर हो गया, कुछ धातु हो गया, जैसे आपका तांबा हो गया और लौह हो गया। ये सब जो धातुएं हैं जो सबसे पहले मिली थी, कांस्य धातु हो गई, ये सब जल्दी नष्ट होंगी नहीं, ये काफ़ी दिनों तक मिलती है। जो आपके ये इधर है आपका मिट्टी का घड़ा दिख रहा है और ये चांदी की क्या है, सिक्के टाइप के होते थे, ऐसे इसको माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातत्वविद, देखो इधर एक अवशेष मिला हुआ है। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियां भी ढूंढते हैं उसमें। कि कहने का मतलब है वो कुछ भी रिसर्च करते हैं कि पहले के लोग कैसे होते थे, पहले के जानवर कैसे होते थे, पहले के लोग कैसे होते थे, पहले की मछलियाँ वो क्या खाते थे, उससे वो अनुमान लगाते हैं। ये नहीं इतिहास उनका फैक्ट डाटा रहता है, कुछ फैक्ट रहते हैं बट मैक्सिमम ये अनुमान किए जा सकते हैं कि ऐसे रहते होंगे, ये ऐसे होंगे, तो उसी का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं और उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे, मतलब वो भोजन क्या करते थे, पहले कच्चा मांस खाते थे, किसका सेवन करते थे। और वनस्पतियों अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पतियाँ होते पेड़ पौधे वो तो सड़ गल जाती हैं और फिर वो तो मिलेंगी नहीं। यदि अन्य और क्या होते हैं, अन्न, दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े, जले हुए वस्तुएं जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जो कुछ होता है वो जो कुरनूल में सबसे पहले जो राख के अवशेष मिलते हैं वो सब मिल जाते हैं, तो उन्हीं से वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आगे चलते हैं कि क्या पुरातत्वियों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, मतलब कुछ कपड़े उपड़े होंगे, बहुधा मतलब अनेक प्रकार के कपड़े के क्या अवशेष भी मिले हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमें इस स्रोत से जानकारी मिली है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे हम कहें अच्छा ये लोग ऐसे पहनते होंगे, ये लोग क्या करते होंगे, तो हमारे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते हैं, अतीत यानी बीते हुए समय का। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन्हीं सभी स्रोतों का सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। कहने मतलब जो पहले के समय में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, उसी को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पुराना क्या है, ये अभिलेख है। कौन सा ये, इसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। ये अभिलेख है। क्या है, ये अभिलेख है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के जो अभी कंधार, जो क्या है, कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ पे, कंधार में। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, नहीं लिखवाया गया था। अशोक के जो शासक थे उनके द्वारा लिखाया गया था, उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम 8 अध्याय में पढ़ोगे, यानी 8 अभी जो NCERT की जो हिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है और पंजाब की लिपि जो गुरुमुखी है, अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है। तो ऐसे न कुछ न कोई लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा दूसरे भी लिपि में लिखी जा सकती है। लिपियां अथवा कुछ संकेत से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो उसका एक भाषा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है जब आप कुछ बोलोगे लिखोगे तो उसको उसमें की भाषा का प्रयोग करोगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र के प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। कहाँ, यूनान की किसमें, अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों की भाषाओं में है। यूनानी कौन सा ये है, यूनानी लिपि में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आपको ये क्या हो गया, बायां हो गया और ये दायां हो गया। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुई है। इस तरह के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में एक चांदी का सिक्का है, दाहिने तरफ क्या है, एक चांदी का
सिक्का है और ये बाएं तरफ ये क्या है आपको पता है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो रहा है, यानी 2500 साल पहले। जो आज के जो सिक्के होते हैं गोल गोल होते थे, लेकिन पहले उस टाइम के सिक्के गोल गोल नहीं हुआ करते थे। और हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों को कैसे भिन्न है, जो आज का सिक्का है वो गोल गोल होते हैं, उससे भिन्न यानी अलग है। पहले देखो इसे चौकोर टाइप ऐसे 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 होते थे, ठीक है, लेकिन आजकल के सिक्के कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। आगे चलते हैं, अतीत के बारे में एक या अनेक। कहने का मतलब ये है कि वो लोग पहले कैसे पशुपालन करते थे, पहले कैसे अपना जीवन यापन करते थे, इन सब के बारे में कहा गया है। क्या बोल रहा है, क्या तुमने पुस्तकों के शीर्षक के बारे में प्रयोग शब्द बहुवचन के प्रयोग में कहने का मतलब ये है कि पशुपालन, उदाहरण के लिए लोग पशुपालन कृषक अथवा जीवन राजाओं रानियों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। कहने मतलब है उनका कल्चर जगह जगह पे अलग रहता था और दूसरे का देख के अनुसरण करते थे। तो वही इसके बारे में कहा गया है, ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजय की क्या है, विजयों की जो लेखा जोखा रखते थे कि हमने कितने राज्य जीते हैं, कितने हारे हैं, उसका क्या रखते थे, हिसाब किताब रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो आम आदमी होते थे वो अपने कार्य के हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी तो युद्ध करने जाता नहीं था, जो लोग राजा वोजा जाते थे तो वो लोग अपना हिसाब किताब रखते थे, हमने इतना यहाँ से जीता है, ये राज्य यहाँ से जीता है, ये सब करके अपना हिसाब किताब रखते थे और उसके क्या करते थे, अभिलेखों पे उत्कीर्ण करवाते थे। तो उसी से लोग जानते थे कि ये राजा यहाँ पे इतना जीता है, लड़ाई यहाँ क्या किया है, वही सब उनका रिकॉर्ड रहता था। जैसे आजकल आप लोग बायोग्राफी लिखते हो तो वैसे पहले के राजा हुआ करते थे। अब तिथियों का मतलब क्या होता है, अब जो ये है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम दिन, तारीख, प्रतिमाह, वर्ष 2000, कहने का मतलब है जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह से पूर्व शब्द हो, उनके जन्म से पहले ईसा, ईसवी जो है आप लोगों को सबको पता है, ईसवी घटते हुए क्रम में चलती है। कैसे चलती हैं, घटते हुए इस साइड में चलती है, घटते हुए क्रम में। और जो हमारा ईसवी है, जो ईसा पूर्व है वो घटते में चलती है, और जो ईसवी है वो क्या चलती है, प्लस के साइड चलती है, आगे की तरफ चलती है। और ईसा पूर्व घटते में चलती है। ईसा मसीह के जन्म से तिथि गिनी जाती है, ठीक है। इतिहास की तिथियां, ये सब वही अंग्रेजी का जो एडी है, बीडी है, यही सब इसी के बीसी, ईसी के बारे, एडी के बारे में है। आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कि इस प्रकार के अज्ञात लिपि के प्रसिद्ध कहानियां अतिरिक्त देशों से मिलती हैं। लगभग 5000 पूर्व यह राजा रानी, यहाँ राजा रानी रहते थे। कहने मतलब है ये जो कुछ लिपि उपि में लिखी हुई है इसका वर्णन है। अब मिस्र उत्तरी तट के रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। क्या है कस्बा, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला, उत्कीर्ण पत्थर मतलब उस पर लिखा हुआ पत्थर मिला है, जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, लिपियों, यूनानी, मिस्र, यूनानी तथा मिस्री लिपि में 2 प्रकारों में है। कहने मतलब इसमें 2 लिपि में लिखा गया है, यूनानी और मिस्र लिपि में लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं को रानियों के नाम का एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है। और क्या कर रहा है, इसे कस्तूरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कस्तूरा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र के संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनि की पहचान की और उनके बारे में कहने का मतलब है वो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिपियों में भिन्न भिन्न मिले हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपके थोड़ा सा क्वेश्चन आ गए, क्या आ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन आ गए कि मिस्र में रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला, ये निम्नलिखित में किस भाषा में उत्कीर्ण मतलब किस भाषा में लिखा गया था। क्या रोमन में, यूनानी में,
मेइक में या लैटिन में। अभी हम आपको इसके पहले वाले भी पेज पे पढ़ें, यदि आपको नहीं ध्यान है तो आप लोग ये देख लो। इसमें मिस्र के भाषाओं में लिखा यह एक उत्कीर्ण मिला था जिसमें यूनानी तथा मिस्र भाषा के, इसके यूनानी तथा मिस्र भाषा के मिले थे। तो आपका क्या है, यूनानी हो जाएगा आंसर, सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। किसमें, अशोक के अभिलेख। अभी हमने आपको इसके पहले वाले पेज पे पढ़ाया था, बोला था आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग किस में मिले हैं, क्या संस्कृत में मिले हैं, देवनागरी में लिखे हैं, तमिल में मिले हैं या ब्राह्मी में मिले हैं। तो जो अशोक के अभिलेख थे वो किस में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। वो भी जो कहाँ पे आपका, अभी इसके पहले पढ़े कांधार में, कहाँ पे, कांधार में, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। अब ऋग्वेद निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया था। अभी आपको हमने सबसे पहले बताया कि ऋग्वेद कौन सी भाषा थी, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और वो किस में लिखा गया है, आपका संस्कृत में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी किसकी, पत्थरों पे, कागज पे, लकड़ी पे, ताड़ के पत्रों पे। बताओ किस पे लिखी गई थी। सबसे जो पुरानी पांडुलिपि थी वो आपको पता है किस पे लिखी गई थी, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आप लोग अभी इसके पहले ही वाले पेज पे हमने पढ़ाया। आगे चलते हैं। अब आरंभिक मानव की खोज, जो शुरुआती के मानव थे उनकी खोज कैसे हुई। अब एक चैप्टर है तुषार की रेलवे यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल की खिड़की में वाली सीट पर सीट मिली, उसने बहुत सा नज़ारा उसको देखने को मिलता है। रेलगाड़ी तेज़ी से दौड़ती, उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान तेज़ी से पीछे की ओर घूमते चले जाते हैं। कहने का मतलब है, जब आप कभी ट्रेन वगैरह पे, गाड़ी पे बैठो तो जैसे जैसे आपको घूमते हुए जाती है तो वो आपको पेड़ पौधे भी चारों साइड ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं, और जो आप पीछे चले जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो भी पीछे चल रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, डोल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जबकि आपको ऐसा होता नहीं है। उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, वो क्या करते थे, लगभग उनके उन लोगों के बारे में जानते हैं जो महाद्वीप 20 लाख साल पहले रहा करते थे, अब शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते थे, और भोजन की इंतजाम करने की विधि से आकर उन्हें एक नाम से कि उन्हें किसका, इस आधार पर उन्हें पुकारा जाता था। कहने का मतलब है जो उन्हें क्या बोलते थे, शिकारी या संग्राहक या आखेटक बोलते थे, शिकार करने जो जाते थे। आमतौर पर खाने पीने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों द्वारा, चिड़ियों द्वारा फंसे घास फूस, वन, पौधे व अंडे, और ये सब खाते थे, इकट्ठा करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो एक जगह से पहले दूसरी जगह क्या करते थे, रहते थे। वहाँ उस समुदाय के, यदि वहाँ के जो फल फूल रहते थे और जानवर रहते थे उनको मार के खा जाते थे, तो फिर वहाँ के फल फूल, पेड़ पौधे और सब जानवर खत्म हो जाते थे। फिर एक जगह से वो दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर जाते थे, फिर वहाँ पर रहते थे, वहाँ का कुछ खा पी लेते थे, फिर वहाँ का जब सब कुछ खत्म हो जाता था फिर तीसरी जगह चले जाते थे। ऐसे ही उन लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, आगे, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भागते हैं, और बहुत से जानवर ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था, और पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना भी जरूरी होता था कि कौन पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते थे, तथा साथ में फलों को पकड़ने की समय जानकारी जरूरी होता था। कहने का मतलब है जो ये आपको देख रहे हो, ये मनुष्य से ज़्यादा तेज भागता है, ये चीता उता है, तो उनका फिर तो उनको शिकार उकार करने के लिए वो तो क्या बनाए, तीर और भाले का प्रयोग करते थे, ताकि जो उनसे ज़्यादा तेज दौड़ सके उनको तीर से मार करके या धनुष बाढ़ के मार कर उनका शिकार कर सके। ठीक है, शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कम से कम 4 कारण हो सकते थे कि वो क्यों जाते थे, एक स्थान से दूसरी जगह क्यों पलायन करते थे। पहला कारण क्या कह रहा है कि
कि यह कि अगर एक जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधों फलों को जानवर समाप्त कर देते थे, इसके लिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे। वही कि एक जगह रहते थे, वहाँ के पेड़ पौधे फल फूल जानवर सब खा लेते थे, फिर वहाँ से क्या करते थे, पलाने के जाते थे दूसरी जगह। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि वो लोग क्यों जाते थे कि जानवर अपना शिकार करने के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोगों के पीछे पीछे उनके जाने जाते। कहने का मतलब है जैसे कोई जानवर हो गया, वो एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था, तो वहाँ के जानवर तो ख़त्म हो जाते थे, फिर ये लोग भी उसको पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते वहाँ उसके पीछे जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चले जाते थे। आगे चलते हैं कि तीसरा कारण क्या हो सकता है कि यह कि पेड़ों को और पौधों फल फूल अलग अलग मौसम में आते होंगे, इसलिए उनकी तलाश में ये एक इलाके से। कहने का मतलब है कि हर पौधा हर समय में तो फल देता नहीं है, तो वो जिस सीजन में देता था, यदि ये सीजन में ये वाला फल दे रहा है तो यहाँ रहेंगे, फिर इस सीजन में वो फल नहीं देगा तो वो दूसरे जगह स्थानांतरित कर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएंगे। ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये है। अब पत्थर से बने जो औजार, जो पत्थर से क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। ये लोग औजार कैसे बनाते थे, ये पत्थर को के औजार सबसे प्राचीनतम औजार हैं। कैसे औजार हैं, सबसे प्राचीन, सबसे जो पहले बनाए गए थे। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया और इन्हें बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था और गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं। कौन सा, ये आपको ध्यान रखता है, गुटिका जो है वो प्राकृतिक पत्थर है। अब पत्थर के आहारों तथा उपयोगिताएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों के खाल से वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। कहने मतलब ये जो पतले पतले हैं, ये पतले पतले हैं, सुई, ये सब उसकी क्या करते थे, उसका कहीं कुछ खोदने वोदने के लिए। जैसे आजकल आप लोग फरसा और कुछ गांव में और जो टंगारी वंगारी होता है, कुल्हाड़ी होता है काटने के लिए, तो ऐसे वो लोग भी एक मतलब कुछ खोदने के लिए, उनको खोदने की ज़रूरत पड़ती थी, खोदने के लिए वो करते थे प्रयोग। और क्या करते थे कुछ जानवरों के वस्त्र के जो फट जाते थे उसको सिलने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए। ठीक है। अब पूरा स्थल, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अवशेष। उसका कुछ न कुछ मलबा मिलता है, कुछ न कुछ दबे दबे कुछ शेष मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिए। कुछ वहाँ पे उपयोग किया था और वहाँ पे फिर जाने लगे तो वहीं पे छोड़ दिए, फिर वैसे ऐसे वहीं पे पड़े रह गए। और ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र नदी के तल में पाए जाते हैं। और इन्हें पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। कहने पूरा स्थल मतलब जैसे ये है, पहले जहाँ पे यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जो उपयोग करते थे वहीं पे उसको छोड़ के चले जाते थे, तो वहीं पे बाद में मिल जाता है। अब रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे, ये जो आपका क्या है निर्धारित कैसे थे। मानचित्र 2 में लाल त्रिकोण वाले लाल पूरा स्थल वाले पूरा जो इसमें अभी इसमें नहीं दिखाया जा रहा है, अभी आगे वाले नक्शे में दिखाया जाएगा, जहाँ पर शिकारी खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्रह करते थे। संग्रह मतलब खाद्य को, खाने के सामान को इकट्ठा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों के किनारे पाए गए हैं, जो कोई क्योंकि नदियों के किनारे वो लोग इसलिए रहते थे कि उनको वहाँ पे पानी उन्हें पीने की क्या मिल जाती थी, पानी पीने की सुगमता मिल जाती थी, पानी पीने की और खेती करने के लिए, कैसे खेती के लिए तो इसलिए वो किसके, नदियों के किनारे बसने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही है जो लोग आवासीय लोग स्थल कहते थे। हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं, उपकरण मतलब औजार हथियार कुछ मिलते हैं, और जिन्हें लोग एक स्थलों पर छोड़कर चले गए हैं, मतलब जहाँ पे रहते थे वहीं पर छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे। और साथ ही औजार बनने के बाद पत्थरों को टूटे फूटे लकड़ी के स्थलों में मिलते हैं।
कुछ वहाँ पे टूटे फूटे जो पत्थर उत्थर मिल जाते थे, वहाँ भी मिल जाते थे। और कभी कभी लोग स्थलों के कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उपयोग स्थल कहते हैं। क्या कहते थे? आवासीय और उपयोग स्थल कहते हैं। जहाँ पे क्या करते थे वो लोग ज़्यादा समय तक रह जाते थे, उसको क्या आवासीय और उपयोग स्थल कहते हैं। ठीक है। और ऊपर कह रहा है पत्थर मिल सके जहाँ पर लोग पत्थरों औजार करते थे, इसलिए उसे उद्योग स्थल कहने का मतलब है जहाँ पे लोग कुछ काम धंधे करते थे, ऐसी जगहों को उद्योग स्थल कहते हैं। आगे चलते हैं। अब भीमबेटका क्या है? भीमबेटका जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। ये जो है आपका ये भीमबेटका एमपी में, यहीं पे भीमबेटका की गुफाएं आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जो लोग रहा करते थे। इन गुफाओं में कंदराओं में जैसे स्थल होते थे, इन्हें यहाँ दर्शाया गया है। इन लोगों गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। कहने की जो गुफाएं रहती थी तो उनको बारिश वारिश होने लगती थी और तेज़ लू चलने लगता था, धूप हो जाता था, उनको वहाँ पे आराम, रिलैक्स मिलता था, भीग उग नहीं सकते थे, इसलिए वो किस में रहते थे? गुफाओं में रहने लगे थे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या है? नर्मदा घाटी के पास में हैं। ऐसी बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं, आपको ये चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है। अब पाषाण यानी पत्थर के औजार, पाषाण यानी पत्थर के, किसके? पत्थर के औजार। अब क्या पाषाण उपकरणों से प्रायः दो तरीकों से बनाया गया। पहला क्या है? पत्थर को पत्थर से टकराना। पत्थर को पत्थर से टकरा के उसको क्या बनाते थे? औजार करते थे। यानी जिस पत्थर का कोई औजार बना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता और दूसरे हाथ से पत्थर को हथौड़ी जैसा इस्तेमाल करके बनाया, ऐसे ऐसे करके बनाते थे। और उसी ऐसे पत्थरों से धीरे धीरे चिंगारी निकली, उसी से आग की खोज हुई थी। और वांछित जैसा वो लोग चाहते थे वैसा आकार बना लेते थे। कहने मतलब है आज के ज़माने में जैसा उपकरण है ऐसा नहीं बन पाता था, लेकिन उन लोगों को जैसा, ताकि उससे काम चल जा सकता था, वैसा हथियार वो लोग बना लेते थे। ठीक है। अब आगे आ रहा है कि आग की खोज कैसे हुई थी। यहाँ राख के देखो कहाँ पे? कुरनूल में, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे सबसे पहले राख का आपको पूछा जाएगा, राख के आपको कथन दे दिया जाएगा। अवशेष, अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे? कुरनूल में मिले थे, कुरनूल में। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, मिलते हैं। और इसका मतलब है कि प्रारंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया था, जैसे प्रकाश के लिए और मांस पकाने के लिए और कोई जानवरों से बचने के लिए, खतरनाक जानवरों से दूर भगाने के लिए किसका? आग का प्रयोग किया जाने लगा था। और क्या बोल रहा है? पाषाण उपकरण जैसे बनाया जाता है, इसके लिए अपनाई गई तकनीकों में से एक से ज़्यादा दर्शाई गई यहाँ। मतलब कहने का मतलब है ये सब नहीं है, ये पत्थर से पत्थर जब टकराए होंगे तो उसमें चिंगारी निकली होगी, तो आगे निकलेगी, तो फिर धीरे धीरे उनको आग की खोज हो जाता है। यहाँ पे आग जलाने की, जब उनको ठंड ठंड लग रही होगी तो ठंड से बचने के लिए आग के पास जाने लगे थे, क्योंकि कुरनूल में सबसे पहले राख के अवशेष मिला है। ठीक है। और वो कोई जानवरों प्रकाश के लिए भी, आजकल जैसे आज बिजली लाइट इस टाइप से जो सोलर ऊर्जा है ये सब था नहीं, तो वो लोग जानवरों को कुछ भगाते थे तो आग से ही भगा देते थे। अब भीमबेटका में पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? अभी आपको बताया, क्या आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। भीमबेटका के पुरा स्थल किस में है? कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।